हेलो हाय एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। दिस इज विशाल मसीह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स। तो आज हम पढ़ेंगे आईएससी इकोनॉमिक्स का स्पेसिमन सैम्पल पेपर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड सेम टू सेम क्वेश्चंस तो आपको आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन काफ़ी कंसेप्चुअल जो आपके मैं क्लियर कर दूंगा, जिसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए विद अ पॉजिटिव मूड एंड प्लीज़ इंजॉय दिस लेक्चर, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू, मतलब जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स होता है। ये इंडिफरेंस कर्व है, ये कन्वेक्स होता है ओरिजिन से। इसका रीज़न क्या है? वेरी सिंपल, जो इसका स्लोप होता है वो होता है एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को बोलते हैं। इसका स्लोप होता है विच इज़ एमआरएस का ये भी फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स या सेक्रीफाइस अपॉन गेन। ठीक है, ऐसे भी अगर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी ध्यान रख सकते हैं। बेसिकली इसके रिलेटेड भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एमआरएस इसका स्लोप होता है, ध्यान रखना आईसी कर्व का। ठीक है, तो एमआरएस क्या होता है? कम होता रहता है, मतलब डिमिनिश होता रहता है। जैसे जैसे आप इसको गेन करते हो, इसका आप कम 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 सेक्रीफाइस करने की कोशिश करते हो, तो ये होता है डिमिनिशिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो दैट्स वाई ये रीजन हो जाएगा आपका आंसर, ड्यू टू द लॉ ऑफ डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट दैट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन कि द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज बाय 24%, मतलब सप्लाई जो है 24% जो है इंक्रीज हो गई है। ठीक है, प्राइस, उसके प्राइस इंक्रीज हुआ है 8%। 8% प्राइस इंक्रीज होने की वजह से उसकी सप्लाई 24% इंक्रीज हो गई है। तो इसकी इलास्टिसिटी निकाल लेते हैं, 24/8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और सॉरी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारा क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, 3 भी पॉजिटिव है, और सप्लाई का रिलेशन प्राइस के साथ तो पॉजिटिव ही होता है। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा पॉजिटिवली स्लोप्ड विद द पॉजिटिव इंटरसेप्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है द डायग्राम गिवन बिलो शोज द मार्केट डिमांड फॉर एंड द मार्केट सप्लाई ऑफ अ गुड एक्स। तो यहाँ पे बेसिकली डायग्राम को समझ लेते हैं पहली बार कि डिमांड हमारी सेम टू सेम है, सप्लाई हमारी कम हो गई है। तो इसके रीजंस क्या हैं? और इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑब्वियसली बात है ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो सप्लाई हैज़ डिक्रीड बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ रेज्ड द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डी डैश इज अ डिमांड कर्व फॉर द गिवन गुड। चलो आगे रीड कर लेते हैं पहले। इक्विलिब्रियम प्राइस हैज इंक्रीज ड्यू टू द राइस इन द वेज रेट। ऑब्वियसली बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी। नंबर ऑफ फर्म्स अगर डिक्रीज होते हैं फिर भी सप्लाई शॉर्ट हो सकती है। तो ए सी डी तो सही है आपके। डी डैश इज अ डिमांड कर्व फॉर गिवन गुड। गिवन गुड का देखिए डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, हमने पढ़ा ही है, क्योंकि एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के अंडर आता है। तो इसका डिमांड कर्व ऐसा होना चाहिए था, डी डैश। तो आपका बी आंसर नॉट करेक्ट है, बाकी 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज अ फोर्थ डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो डेफिनेटली इसको तो बहुत ही सिंपल है, परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, और अगर ऐसा होता है तो आपका परफेक्टली इलास्टिक होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल मतलब आपका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स सेम पर्सन पे पड़ता है। तो एक्सरसाइज एंड वेल्थ टैक्स नहीं होगा, इसमें वेल्थ टैक्स तो है बट एक्सरसाइज नहीं है। सर्विस टैक्स हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स है। तो हमारा राइट पेयर यही है हमारा। ठीक है, वेल्थ टैक्स आपके ऊपर प्रॉपर जो भी आपकी वेल्थ है उसके ऊपर डायरेक्ट आपके ऊपर टैक्स ले लिया जाता है, और आपका जो है इनकम टैक्स। तो ये दोनों ही हमारे बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेस हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड। देखिए, इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम में क्या चीज़ इंक्लूड की जाती है? ट्रांसफर अर्निंग नहीं की जाती है। ठीक है, और बिकॉज इट इज़ वन साइडेड, ये बेसिकली यूनिलेटरल पेमेंट्स के अंडर आ जाता है, आप कह सकते हो वन साइडेड होती है, इससे कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये गुड्स एंड प्रोडक्शन का रिफ्लेक्ट नहीं करता है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है बेसिकली। तो ये हमारा नहीं आता है। सेल एंड शेयर्स ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड, इसका भी नहीं आता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि शेयर्स एंड बॉन्ड्स क्या होता है? बेसिकली सिंपली इट इज़ अ ओनरशिप होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है, तो नहीं आता ये भी। ब्लैक मनी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, नन ऑफ अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट दैट इज अ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, मतलब जो सी है कैश रिजर्व विद अ कमर्शियल बैंक है। ठीक है, आर जो हो गया, और प्लस अदर डिपॉजिट्स अदर रिजर्व ऑफ द विद द आरबीआई एंड द अदर डिपॉजिट्स। बेसिकली ये आपका फॉर्मूला ये है सी प्लस आर प्लस ओ डी। ठीक है, मतलब करेंसी और रिजर्व्स हैं जितने भी आरबीआई के। ठीक है, और प्लस अदर डिपॉजिट्स हैं। तो वो क्या होता है? वो हमारा होता है हाई पार्ट मनी होता है। हाई पार्ट मनी को ध्यान रखना, M0 भी बोलते हैं, मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, M0 भी बोलते हैं, मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं, हाई पार्ट मनी भी बोलते हैं। तो तीनों आंसर अगर तीनों ऑप्शन में भले मॉनेटरी बेस आ जाए, M0 आ जाए, ठीक है, तो या हाई पार्ट मनी आ जाए, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, M1 का भी पता होना चाहिए फॉर्मूला, M2 का भी पता होना चाहिए, M3 का भी पता होना चाहिए, M4 का भी पता होना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है,
अब ये इन्होंने मान लो, वो हो सकता है कि बोर्ड M1 का आपसे फॉर्मूला पूछ ले, हो सकता है M2 का पूछ ले, M3 का पूछ ले और M4 का पूछ ले। तो फटाफट वो भी देख लेते हैं। M1 का होता है C प्लस DD प्लस OD, मतलब करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, OD DD C, पंजाबी में OD DD C, ठीक है, ये हो गया M1। M2 आप कैसे याद रखेंगे, MSD लिख लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी मतलब आपका, अब उसमें बीच में प्लस लगा दीजिए, M के आगे प्लस लगा दीजिए, और क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं तो उनको रिस्पेक्ट देते हुए हम यहाँ पे 1 लगा देते हैं, उनको है ना, नंबर 1 प्लेयर है। तो MSD हो गया, महेंद्र सिंह धोनी, तो M1 प्लस SD, ठीक है। तो M1 क्या है हमारा, आपको पता ही M1 ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, ऊपर C प्लस DD प्लस OD, और SD क्या है, हमारे सेविंग डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो MSD याद हो गया। M2 क्या होता है, M1 प्लस SD, मतलब MSD महेंद्र सिंह धोनी। M3 क्या होगा, अगेन M1 प्लस TD होगा। TD मतलब टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट्स, बेसिकली इसमें FD वगैरह से वो सब आ जाते हैं। तो ये होता है हमारा M3। ये बेसिकली क्या है, ये मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है, मतलब हमारे देश में करेंसी कितनी फ्लो कर रही है, कितनी मनी सप्लाई है, उसके अलग अलग मेजर्स RBI डिवाइड कर देता है। M0 में, M1 में, M2 में, M3 में, M4 में, इनके कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, वो बेसिकली मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो M1 प्लस TD। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि M3 एक गाँव है जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती है जिसका नाम है तारा देवी, ठीक है। तो वो बहुत बुजुर्ग हैं, तो उसको रिस्पेक्ट करने के लिए हम उसके आगे 1 लगा देते, तो माता तारा देवी हो गया, ठीक है। माता तारा देवी, M1 प्लस TD। जो TD क्या है, टर्म डिपॉजिट है, और M1 आपको पता ही है, ठीक है। आई होप आपको ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं समझ में आ रही होगी। M4 क्या होता है आपका, दैट इज़ M3 प्लस TDP होता है, ठीक है। M3 प्लस TDP, दैट इज़ आपका होता है जो आपका बेसिकली जो डिपॉजिट्स होते हैं पोस्ट ऑफिस के साथ, पोस्ट ऑफिस के पास, वो उसमें नेशनल सेविंग जो सर्टिफिकेट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो ये हमारा M4 का फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट दैट इज़ 8th क्वेश्चन, इंडियन रेलवे चार्ज द लोअर फ्राइट फॉर द ट्रांसपोर्टिंग एसेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक फूड। अच्छा, फूड को के लिए जो है वो कम प्राइस ले रही है रेलवे, लेकिन अगर आप अब टीवी करोगे, एयर कूलर्स, मतलब जो थोड़े हाइयर लग्जरी गुड्स हैं, अगर मतलब कम ऐसे गुड्स को आप करोगे तो उनसे ज़्यादा प्राइस ले रहा है भाड़े का। तो इसका क्या है, बेसिकली ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट दैट इज ठीक है, एज पर द मार्जिनल रेवेन्यू और द मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर, मतलब कब तक प्रॉफिटेबल होगा। तो हम देख लेते हैं, देखिए ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है और ये हमारा जो होता है मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, MC और MR अप्रोच के अकॉर्डिंग बताना है, तो हमने डायग्राम बता लिया। तो जब तक आपका MR ऊपर है, जब तक MR ऊपर है और MC नीचे है, तब तक वो हमारा इक्विटेबल आपका प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है। मतलब प्रॉफिटेबल हमारी रेंज रहेगी। फिर जैसे MC ऊपर जाने लगेगा तो ये हमारी लॉस है, ये भी हमारी लॉस है। तो ये जो नीचे वाला एरिया है, ये जो आप कह सकते हो जो ये बाउल टाइप का है, ये हमारा प्रॉफिट है। तो ये आपका हो जाएगा MR ग्रेटर देन MC। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो अब इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो है MR MC है, वो जो MC है वो नीचे से कट करना चाहिए MR को, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो MC हो सकता है नीचे से कट करना चाहिए, ऊपर से कट नहीं करना चाहिए। ऊपर से कट करने का मतलब अभी तो प्रॉफिट होना शुरू हुआ है, यहाँ से तो प्रॉफिट होना शुरू हुआ है, तो यहाँ थोड़ी रोक दोगे प्रोडक्शन आप। अब यहाँ से तो शुरू हुआ है, आप करते 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 कब तक करोगे प्रोडक्शन, यहाँ तक करोगे बेसिकली, यहाँ पे रोक दोगे क्योंकि फिर यहाँ पे आपका मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लग जाएगा। तो ये आपका फिर प्रॉफिट यहाँ पे आप कमा लोगे इतना, ठीक है। तो ये होता है हमारा MC MR अप्रोच। और TR TC अप्रोच भी देख लो, TR हमारा ऐसा होता है, ठीक है, TC हमारा ऐसा होता है। क्लियर हो गया, ये हमारा TR होता है। तो जहाँ पे मैक्सिमम गैप होगा तो वो हमारा क्या होता है, वो पॉइंट पे हमारा क्या होता है, हाईएस्ट प्रॉफिटेबल होता है। तो इसमें ये प्रॉफिट जो पॉइंट है जिसमें सबसे ज़्यादा गैप है TR और TC में, बिकॉज पाई क्या होता है, बेसिकली प्रॉफिट होता है, दैट इज TR माइनस TC। तो जहाँ पे मैक्सिमम गैप होता है वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है अकॉर्डिंग टू TR TC अप्रोच। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज योर 10th क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग। देखिए इसमें आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ। MPC का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा C ओवर डेल्टा Y, और MPS का फॉर्मूला होता है डेल्टा S ओवर डेल्टा Y, ठीक है। तो अगर हमें MPC भी पता लग जाता है तो हम इसमें से 1 में से MPC माइनस करके MPS निकाल सकते हैं, क्योंकि MPS क्या होता है हमारा 1 माइनस MPC, ध्यान रखिएगा। तो अगर हमें MPC भी पता लग जाता है तो हमें आपसे 1 से माइनस करके MPS निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो निकलेगा नहीं क्योंकि इसके प्रीवियस हमें चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे कैसे निकलेगा, इसका कंजप्शन 8000 माइनस 6800 डिवाइड बाय 10,000 माइनस 8000। तो जो भी इसको माइनस करके आपका आएगा उसको ऊपर लिखना, जो भी इसको माइनस करके आएगा उसको डिवाइड कर देना, वो आपका ये आ जाएगा MPC आ जाएगा, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा उसको, फिर 1 से माइनस कर देना, वो ये आ जाएगा। इस पर भी ये आपका कुछ नहीं होगा, इसको 1 से माइनस कर देना, ये आपका यहाँ पे MPS आ जाएगा, ठीक है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होती है जो सेम रहती है आपकी
हर लेवल ऑफ इनकम है, भले आपकी इनकम ये है ये है ये है, तो आपकी ये आपकी जो है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। मीन्स ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज सेम एट ऑल द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और इट इज़ कांस्टेंट एट ऑल द लेवल ऑफ इनकम। भले ही आप हमारा देश इतना इनकम कमा रहा हो, इतनी हमारी हम उतनी ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट सेम रखेंगे, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी होती है, वो भी देख लो। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का ऐसा डायग्राम ऐसा होता है, मतलब वो इनकम के लेवल के साथ वो बढ़ती रहती है, Y0 Y1 Y2 Y3, ठीक है, वो हमारी इंड्यूस होती है। क्लियर हो गया? तो ऑटोनॉमस ऑफ कीन्स ने अपनी थ्योरी के लिए कौन सी यूज़ की थी? आपने ऑटोनॉमस यूज़ की थी, ध्यान रखना। मतलब जो थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट चैप्टर वाला 12 में पढ़ते हैं, उसमें जो थ्योरी में कौन सा यूज़ किया गया है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट यूज़ किया गया है। इसके साथ आपको एक ऑटोनॉमस कंजप्शन का भी पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है ये आपका जो, मान लीजिए आपका कंजप्शन कर्व है, तो ये जो पॉइंट है आपका, मान लो ए, तो इस पॉइंट जो जीरो लेवल पे आप जो कंजप्शन करते हो उसे ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो ये होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका जो भले ये आपकी इनकम शो होती है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शो होगी, मतलब कोई भी लेवल ऑफ इनकम पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट रहेगी, दैट इज द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और ऑटोनॉमस कंजप्शन हमारा दैट इज दैट पॉइंट वेयर द इनकम इज जीरो, जो इनकम जीरो पे आप जो कंजप्शन करते हो अपने सर्वाइवल के लिए, दैट इज कॉल्ड द ऑटोनॉमस कंजप्शन। नेक्स्ट है दैट इज अ 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी एंड एप्रिसिएशन। देखिए दोनों में क्या होता है, हमारी जो करेंसी स्ट्रांग होती है, हम अपनी करेंसी को हमारी करेंसी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। मतलब अब मान लो पहले $1 की वैल्यू 65 थी, अब $1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। मतलब ये हमारा रिवैल्यूशन एप्रिसिएशन होगा, मतलब दोनों चीज़ में होगी सेम कंडीशन, लेकिन होता है रिवैल्यूशन क्या होता है? जब गवर्नमेंट खुद करती है, गवर्नमेंट मतलब आरबीआई, जहाँ किसी के देश की गवर्नमेंट या आरबीआई उसको जानबूझ के अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर देती है। सो बेसिकली इट इज़ अ इंटरफेरेंस, मतलब जब आरबीआई और द सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर एंड मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रॉन्गर और अगेंस्ट द फॉरेन एक्सचेंज, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड द रिवैल्यूएशन। लेकिन एप्रिसिएशन होता है हमारी करेंसी स्ट्रांग होती है ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई की मार्केट फोर्सेस की वजह से हमारी जो करेंसी स्ट्रांग होती है उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, इतना ही लिखना है आपको। ओके, नेक्स्ट दैट इज द क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गिव वन रीजन ऑफ योर आंसर। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आर नॉट अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम, बिल्कुल फॉल्स होगा ये, क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड इज अ पार्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द फर्म, सो इट विल बी द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। सो ओके, ध्यान रखना, गलत है स्टेटमेंट, बिकॉज अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट होता है रिटेन्ड अर्निंग का फर्म्स का, इसलिए दे आर द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज एन ओलिगोपोलिस्ट हैज अ इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस फीचर ऑफ ओलिगोपोली। मतलब जो ओलिगोपोली का डिमांड कर्व हम बना नहीं सकते हैं, जैसे आपको पता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म का, एक फर्म का जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के जो फर्म का डिमांड कर्व ऐसा होता है, राइट, परफेक्टली आपका क्या होता है, इलास्टिक होता है, क्लियर हो गया। और आपका जो मोनोपोली हो गया, उसका जो डिमांड कर्व होता है ऐसा होता है, क्लियर हो गया। और आपका जो मोनोपोलिस्टिक हो गया, उसका आपका थोड़ा सा कम इलास्टिक होता है, मोनोपोली से थोड़ा सा नीचे ज़्यादा झुका होता है, AR और MR, ठीक है, ऐसा होता है MR, क्लियर हो गया। ये तो हो गया मोनोपोली का, ये तो हो गया मोनोपोलिस्टिक का, मोनोपोलिस्टिक का थोड़ा सा इलास्टिक होता है, मोनोपोली का थोड़ा कम इलास्टिक होता है, मोनोपोलिस्टिक का थोड़ा कम इलास्टिक होता है। परफेक्ट कंपटीशन के फर्म का ऐसा होता है। अब कई बच्चों को एक चीज़ डाउट रहती है कि परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री का क्या होगा। देखिए इंडस्ट्री का डिमांड कर्व ऐसा ही होता है, ठीक है, इंडस्ट्री का डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व ऐसा ही होता है, लेकिन उस इंडस्ट्री में तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उसकी वजह से जो फर्म का होता है, फर्म का प्राइस फर्म को इंडस्ट्री का प्राइस ही लेना पड़ता है परफेक्ट कंपटीशन में। तो एक फर्म का प्राइस, फर्म का जो डिमांड कर्व तो ऐसा होता है, परफेक्टली आप इलास्टिक बोलेंगे, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होता है, इंडस्ट्री का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। आपकी बुक में देखो डायग्राम बना भी है, क्योंकि ये आपका कहाँ से निकल के आ रहा है, इसमें से निकल के आ रहा है, ये बेसिकली इंडस्ट्री की डिमांड एंड सप्लाई है, ठीक है। और ये एक फर्म की है, फर्म की मतलब एक सिंगल फर्म की, और ये है इंडस्ट्री की। तो आपको पता होना चाहिए दिस इज इंडस्ट्री, दिस इज फर्म, तो ये चीज़ पता होना चाहिए, फर्म और इंडस्ट्री में डिफरेंस होता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब इसको सेम मत समझ लेना, क्लियर होना, ये पता होना चाहिए। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं कि एन ओलिगोपोलिस्ट हैज अ इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस फीचर ऑफ ओलिगोपोली। मतलब एक ओलिगोपोली का इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व होता है, बहुत मतलब इसका डिमांड कर्व बना ही नहीं सकते हैं। तो इसका रीजन क्या है? देखिए इसका रीजन होता है क्योंकि ये अपने कॉम्पिटिटर पे बहुत हाईली डिपेंडेंट होता है, बिकॉज दे आर हाईली डिपेंडेंस ऑन द डिसीजंस ऑफ द अदर फर्म्स, बिकॉज दे आर ऑल द फर्म्स आर हाईली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आप सिंपल लिख सकते हो ऑन देयर डिमांड एंड द ऑन देयर सप्लाई एंड द बेसिकली प्राइस। आपके जो डिसीजंस होते हैं वो एक दूसरे पे काफी डिपेंड करते हैं फर्म्स के। अब देखो वेरी सिंपल है, क्योंकि आपको पता है, जैसे एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो मारुति सुजुकी है और आपकी टाटा है, ये आपस में कंपीट, बहुत तगड़ा कंपटीशन है इनका, तो इन दोनों के डिमांड का बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि अगर मान लो मारुति ने अगर इसका 10% डिमांड अपने एक कार का, मान लो एक कोई कार है, ए कार है और इसकी बी कार है, और दोनों में आपस में काफ़ी सेम फीचर्स हैं, तो इन्होंने 10% ए का कम कर दिया है, तो हमें नहीं पता है, फिर हो सकता है कि टाटा का बहुत ही कम हो जाए, है ना, डिमांड बिल्कुल कम हो जाए, इसकी पूरी डिमांड बढ़ जाए, और फिर इन्होंने अगर 15% कर दिया, तो यहाँ पे बता पाना इस मार्केट में बहुत मुश्किल है कि कितना असर कितना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि दोनों के जो डिसीजन है वो उनके डिसीजन पर
डिपेंड करता है। बेसिकली इसकी जो क्या डिमांड रहने वाली है इसके ऊपर डिपेंड करती है और इसकी डिमांड इसके ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए बता पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन द डिमांड एंड द सप्लाई इंक्रीज बाय अ इक्वल परसेंटेज, मतलब जब डिमांड और सप्लाई इक्वल परसेंटेज से इंक्रीज कर सकती है। हम एग्जांपल से समझते हैं, ये डिमांड है और ये सप्लाई है, मतलब जितने से आपकी डिमांड बढ़ी है, मतलब इतने से आप उसे सप्लाई बढ़ा देंगे, आप इतने से सप्लाई बढ़ा देंगे तो आपको जो प्राइस है वो सेम रहेगा, प्राइस विल बी सेम, ठीक है, प्राइस आपका सेम रहेगा। तो आपका आंसर होगा तो द इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिमेन सेम या कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिमेन सेम। नेक्स्ट दैट इज व्हाट डज द 0 to 0 small c bit and small c basically is denote small c is greater than 0 and greater less than 1, ये क्या सिग्निफाई करता है? इट सिग्निफाइज द MPC, दैट MPC वैल्यू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वैल्यू इज बिटवीन 0 to 1, मतलब MPC की वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पे आप MPC का फॉर्मूला भी बता सकते हैं, डेल्टा C ओवर डेल्टा Y, ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो अगला हम